वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और यदि वीडियो पसंद न आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मूवी की शुरुआत रूस में वर्ष 2100 से है, जहां महिलाओं ने अर्थ को अपने कब्जे में ले लिया है और इसे एक अति आधुनिक समाज में बदल दिया है। वे अब भीड़ भाड़ वाले शहरों में नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में रहती हैं, जहां हर परिवार के पास एक विला है। दरअसल तकनीक इतनी आधुनिक है कि एक आई हाउसकीपर हर चीज का ख्याल रखती है। वे अपने मालिक का टेम्परेचर मापते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, उनके मूड के अनुसार शो दिखाते हैं और यहाँ तक उनके लिए नए कपड़े भी डिजाइन करते हैं। चूंकि पुरुष अब प्रमुख प्रजाति नहीं है, नफरत, हिंसा और युद्ध जैसी चीजें मिटा दी गई हैं और महिलाओं की औसत जीवन 150 वर्ष हो गई है। फिल्म की हीरोइन 30 वर्षीय महिला लिसा है, जो एक स्थानीय स्कूल में इतिहास की शिक्षिका के रूप में काम करती है। एक सुबह जब वह न्यूज देखती है तो एक महिला एक मुद्दे का विरोध करती दिखाई देती है। वह चाहती है कि सभी महिलाओं को पुरुषों के साथ स्वाभाविक रूप से संभोग करने का अधिकार हो। लिसा बस खबरों का मजाक उड़ाती है और अपने दिन के लिए तैयार हो जाती है। कुछ समय बाद वह काम की ओर बढ़ती है और हमें समाज का एक संक्षिप्त विवरण दिया जाता है, जो प्रौद्योगिकी, दया और अनुशासन पर बहुत अधिक निर्भर है। सड़कों के पास खाने पीने के स्टॉल लगे हैं, जहां से महिलाएं मुफ्त भोजन का लुत्फ उठा सकती हैं। वीडियो कॉलिंग एक उंगली के क्लिक से की जा सकती है और कूड़ा करकट को गलत कूड़ेदान में डालने जैसे छोटे मोटे अपराधों के लिए जुर्माना है। ऐसे अपराधों के लिए दंड सोशल पॉइंट की कटौती है, जिसे इस दुनिया में मनी के रूप में भी माना जाता है। इसके अलावा अगर कोई आज्ञाकारी है और अपना काम अच्छी तरह से करता है तो उसे फ्री सोशल पॉइंट दिए जाते हैं। कुछ ही समय बाद लिसा अपने कार्यस्थल पर आती है, जो कुछ छात्रों के लिए एक फ्यूचरिस्टिक शटल है। बिना समय गंवाए वह एक वीडियो प्रस्तुति के साथ कक्षा शुरू करती है, जो मानव जाति के इतिहास के बारे में बात करती है। इससे पता चलता है कि मानवता की स्थापना के बाद से पुरुषों का समाज पर प्रभुत्व रहा है। लेकिन कुछ भी नहीं बदला। वास्तव में दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत की कमी आदि जैसी गहरी समस्याओं में डूब रही थी। फिर वर्ष 2030 में संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच एक घातक संघर्ष ने सब कुछ बदल दिया। प्योंगयांग में कुछ वैज्ञानिकों ने अमेरिकी सेना में सभी पुरुषों को नष्ट करने के लिए एक वायरस विकसित किया। हालांकि वायरस तेजी से दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गया और 99% पुरुष आबादी को नष्ट कर दिया। जैसा कि वीडियो जारी है, यह दिखाता है कि महिलाओं के सत्ता संभालने के बाद उन्होंने धीरे धीरे पुरुषों द्वारा किए गए नुकसान को उल्टना शुरू कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग कम होने लगी, प्रदूषण का स्तर कम होने लगा, जानवरों की संख्या बढ़ने लगी और कुल मिलाकर पृथ्वी रहने के लिए एक बेहतर जगह बनने लगी। अंत में वीडियो में उल्लेख किया गया है कि लड़कों यानी प्राइमेट का जन्म अत्यंत दुर्लभ हो गया है और वे जो बड़े हो जाते हैं उन्हें शहर के एक जीर्ण शीर्ण हिस्से में छोड़ दिया जाता है, जहां तकनीक अभी भी पुरानी है। यहाँ हमें पता चलता है कि पुरुष आबादी को वानरों की तरह देखा जाता है, उनमें कम बुद्धि होती है और वे हमेशा संभोग और हिंसा चीजों के पीछे होते हैं। प्रस्तुति समाप्त होने के बाद लिसा लड़कियों को कॉलोनी के किनारे पर ले जाती है, जहाँ से वे उस जगह को देख सकती हैं जहाँ पुरुष रहते हैं। पुरुषों के पतन के बाद शहरों को मलिन बस्तियों में बदल दिया गया है। इसके बाद हमें पास की एक झुग्गी बस्ती में ले जाया जाता है, जो प्राइमेट्स के एक समूह का घर है। तकनीक और शिष्टाचार के बहुत सीमित उपयोग के साथ उनका जीवन बहुत ही सरल है। हम वहाँ कुछ महिलाओं को भी देख सकते हैं, शायद कुछ विद्रोही जो भविष्य के समाज के अनुकूल नहीं हो सके। पुरुषों में गेरा नाम का एक सामान्य दिखने वाला लड़का रहता है, जो कुंवारा है। वह बस इतना चाहता है कि वह बिछड़ जाए, लेकिन साथ ही वह बहुत मददगार और दूसरों का ख्याल रखता है। बैरन नाम का एक आदमी झुग्गी का नेता के रूप में काम करता है। वह मातृसत्तात्मक समाज से बीमार है और एक विद्रोह शुरू करना चाहता है। अपने एक भाषण में उन्होंने मलिन बस्तियों के 100 साल के इतिहास का उल्लेख किया है। कई दशक पहले जब महिलाओं ने दुनिया पर कब्जा कर लिया था तो पुरुषों को जानवरों के रूप में माना जाता था और यहाँ तक उन्हें पशुधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन एक दिन बैरन के बहादुर दादा उनके समाज से भाग गए और शहर आ गए, जहां उन्होंने खरोंच से झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण शुरू किया। यहाँ तक वह प्रजनन के लिए कुछ महिलाओं को भी अपने साथ ले आया। जैसे ही हर कोई भाषण को बड़ी दिलचस्पी से सुनता है, लिसा अपने छात्रों के साथ वहां पहुंचती है। यह पता चला है कि वह उन्हें प्राइमेट देखने के लिए अपेक्षित था। पुरुष अपने आप को जानवरों की तरह व्यवहार करते देख क्रोधित हो जाते हैं।
कुछ समय बाद जब लिसा और मारिया नाम की एक छात्रा एक प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंचती है, तो गेरा उनके पास आता है और उन्हें छिपाने की कोशिश करती है। पल की गर्मी में वह अचानक लिसा को किस कर लेता है। वह चौंक गई। वह जल्दी से एक सीटी बजाती है और गेरा को डायरेक्ट करती है, लेकिन अन्य पुरुषों का ध्यान आकर्षित करती है, जो घटनास्थल पर पहुंचते हैं और लड़कियों को पकड़ लेते हैं। कुछ ही समय बाद बैरन एक थप्पड़ मारने की प्रतियोगिता का आयोजन करता है। जो जीतता है वह महिलाओं के साथ प्रजनन कर सकता है। उनकी भलाई के बारे में चिंतित गेरा भाग लेने का फैसला करता है, लेकिन उसकी निराशा के कारण उसे एक जायंट के खिलाफ खड़ा किया जाता है। सौभाग्य से जब जायंट अपने हाथ को हिंसक रूप से घुमाता है, गेरा नीचे झुक जाता है, जिससे पास के बैरन को खटखटाया जाता है। इसे सही अवसर के रूप में लेते हुए महिलाएं अपने शटल के लिए भाग जाती हैं, जबकि गेरा अपने दादा के घर जाता है। अगले दृश्य में एक शटल बस कुछ बैटरी लेने के लिए एक नियमित चेक पॉइंट पर रुकती है। इसके फिर से चलने के बाद आश्चर्यजनक रूप से गेरा बैटरी के एक बैरल से बाहर आता है। यह शटल मालिक जूलियस, जो एक पुरुष भी है, को चौंका देता है। यह पता चला है कि जूलियस एक बीज रक्षक है, जिसका एकमात्र काम वीर्य छोड़ना और महिलाओं को गर्भवती करना है। बीज रखवाले अकेले ऐसे पुरुष होते हैं जिन्हें उनकी महिला समकक्षों के रूप में विशेषाधिकार और सम्मान दिया जाता है। हैरानी की बात यह है कि जूलियस, जिसका कभी कोई दोस्त बाहर काम नहीं करता था, गेरा को दिलचस्प पाता है और उसे रहने देता है। दोनों थोड़ी देर चैट करते हैं और जूलियस प्राइमेट की विशेष शराब मूनशाइन भी पीता है। दुर्भाग्य से उसके लिए वह इतना नशे में हो जाता है कि वह चलती शटल बस से बाहर कूद जाता है। अब गेरा एक योजना के बारे में सोचता है। वह जूलियस की अतिरिक्त पोशाक पहनता है और नया बीज रक्षक होने का दिखावा करता है। थोड़ी देर बाद शटल टू हिल्स नाम की एक कॉलोनी में पहुंचती है और सीट कीपर को अंदर जाने के लिए एक अदृश्य अवरोध खुल जाता है। घबराकर गेरा नीचे उतर जाता है और साइकिल पर एक खूबसूरत महिला उसे शहर का भ्रमण कराती है। रास्ते में कई महिलाएं उत्साह के साथ उनका अभिवादन करती हैं। लिसा भी भीड़ में है, लेकिन वह गेरा को नोटिस नहीं करती है। रात में गेरा लाइव टीवी के सामने पवित्र सेब काटकर शपथ लेता है, स्वस्थ और स्मार्ट बच्चों को पुनः उत्पन्न करने का वादा करता है। फिर उसे आराम करने के लिए उसके कक्ष में ले जाया जाता है, लेकिन एक कुंवारा होने के नाते गेरा का दावा है कि वह तुरंत काम करना शुरू करना चाहता है। इसलिए एक कार्यकर्ता उसे प्रजनन गेरा का स्वागत करती है, जिससे वह बहुत निराश होता है। इसके बाद उसे बैठने के लिए कहा जाता है और उसके महूद से एक पाइप जुड़ा होता है, जो उसे जोर जोर से दूध देने लगता है। सबसे पहले गेरा इस प्रक्रिया से गुजरने से हिचकिचाता है, लेकिन जल्द ही उसे लिसा के दर्शन होने लगते हैं और अंत में शांत हो जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि लिसा भी गेरा को अपने दिमाग से नहीं हटा पाई है और हर समय उसके बारे में ही सोचती रहती है। अगली सुबह गेरा को प्रजनन आधार से परिचित कराया जाता है, जहां उसके जैसे बीज रखवाले की देखभाल सुंदर महिलाएं करती हैं। पूरे दिन लड़कों को लाड़ प्यार किया जाता है, स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए जाते हैं और उन्हें फिट और खुश रखने के लिए मालिश की जाती है। अपने आसपास की सभी लड़कियों से अभिभूत गेरा उत्तेजित हो जाता है और हाथ से राहत देने के लिए बाथरूम में जाता है। हालांकि जब वह ऐसा करता है तो बेस में एक अलार्म बज जाता है। यह पता चला है कि टू हिल्स कॉलोनी में हाथ से राहत देना प्रतिबंधित है। मामले को बदतर बनाने के लिए संभोग के बारे में सोचना भी अवैध है, और जिसकी ऐसी भावनाएं हैं उसे होमोपेंसेक्सुअल कहा जाता है। कहीं और लिसा और उसका परिवार, जिसमें उसकी मां शामिल है पोलिना और दादी, अन्य स्थानीय अदालत में है। यह पता चला है कि छात्र पहले से मारिया ने अधिकारियों को बताया कि उसे कुछ समय के लिए प्राइमेट ने पकड़ लिया था। इसलिए लिसा के साथ अदालत में उन पर मुकदमा चलाया जाता है, यह जांचने के लिए कि क्या वे दोषी हैं। नर्वस लिसा अपने सबसे अच्छे दोस्त तान्या को बताती है कि उसे एक रहनुमा ने चूमा था, लेकिन तान्या उसे आश्वस्त होने के लिए कहती है क्योंकि किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। जल्द ही मुकदमा शुरू होता है और मारिया की मां विवियन, जो कॉलोनी में एक उच्च पदस्थ पार्षद है, सारा दोष लिसा पर मढ़ने की कोशिश करती है। हालांकि लिसा चुप नहीं रहती और बताती है कि वे मारिया के अनुरोध पर झुग्गियों में गए थे। वह अपने एआई से वीडियो फुटेज भी दिखाती है, जो दावों की पुष्टि करता है। इसी के साथ लिसा अपनी बेगुनाही साबित करने वाली है, लेकिन तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त तान्या उसे बाहर निकालती है और सभी को बताती है कि उसे एक रहनुमा ने चूमा था। यह सुनकर हर कोई हैरान है और जज ने लिसा को 80 घंटे की सामुदायिक सेवा के साथ दंडित किया,
जबकि तान्या को उसकी ईमानदारी के लिए 20 सामाजिक अंक दिए गए। कहीं और जूलियस किसी तरह झुग्गियों पर ठोकर खाता है, जहां गेरा के दादा उससे संपर्क करते हैं। बुरा आदमी उसकी मदद करने का फैसला करता है, लेकिन तभी जब वह अपनी पहचान गुप्त रखता है। कोई विकल्प नहीं होने के कारण वह सहमत है। बाद में उसे बैरन ले जाया जाता है, जो स्थानीय बार में घूम रहा होता है। जूलियस एक सकारात्मक उड़ाता है। उसी दिन जूलियस को और अधिक आकर्षक दिखने के लिए बाल कटवाए जाते हैं। जल्द ही एक महिला, जो स्पष्ट रूप से अपने अच्छे रूप से प्रभावित होती है, उसकी उंगली का इलाज करने के लिए उसके पास आती है। दुर्भाग्य से बैरन इस पर ध्यान देता है और ईर्ष्यालु हो जाता है। फिर वह अपने एक बॉडीगार्ड को आदेश देता है कि वह बाहरी व्यक्ति का सामना करता है और वह जूलियस को एक थप्पड़ लड़ाई के लिए चुनौती देता है। बाद में लड़ाई की तैयारी की जाती है और पूरा समुदाय इस घटना को देखने के लिए इकट्ठा होता है। जल्द ही लड़ाई शुरू होती है और बॉडीगार्ड जूलियस को अपनी पूरी ताकत से थप्पड़ मारता है और उसे नीचे ले जाता है, लेकिन सभी को आश्चर्य होता है क्योंकि जूलियस ठीक हो जाता है। फिर वह एक घातक दाहिना हाथ खोलता है और बॉडीगार्ड मार गिराता है। दूसरी ओर बर्ता सभी बीज रखवालों को टहलने के लिए बाहर ले जाती है। यात्रा के दौरान गेरा उन सभी नियमों से थक जाता है जिनका उन्हें सख्ती से पालन करना होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बीच कीपर पादना चाहता है, तो उसे अनुमति मांगनी होगी और कार्य करने के लिए पादना कैप्सूल डालना होगा। थोड़ी देर बाद समूह एक मूर्ति पर आता है जो ग्रेटा थुनबर्ग का प्रतीक होता है। यह पता चलता है कि उन्हें इस भूमि में देवी के रूप में माना जाता है जब हर कोई प्रार्थना करने में व्यस्त होता है। गेरा अपने कुछ साथियों को इकट्ठा करता है और उन्हें कुछ मस्ती करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 3 लोग सहमत हैं और साथ में वे मछली पकड़ने के लिए पास के समुद्र में जाते हैं। वहाँ लोगों ने देखा कि गेरा के पैर मुंडाए हुए हैं, कुछ ऐसा जो टू हिल्स के अंदर प्रतिबंधित है। उन्हें यह भी पता चलता है कि उसके पास एक लाइटर है, जिसे एक खतरनाक हथियार माना जाता है। हालांकि लोग शक करने के बजाय गेरा के विद्रोही स्वभाव को पसंद करते हैं और उसे अपना आदर्श मानते हैं। इसके साथ समूह कुछ मछलियों को पकड़ता है और शाम का आनंद लेता है जब तक कि पास का फायर अलार्म बजना शुरू नहीं हो जाता है और उनके कवर को उड़ा देता है। इसलिए उन्हें शिक्षा केंद्र के पूरे दिन के दौरे की सजा दी जाती है। अगली सुबह जब गेरा अपनी नियमित मालिश कर रहा होता है, तो उसके कार्यवाहक को अचानक बदल दिया जाता है और नया कोई और नहीं बल्कि लिसा है। यह पता चला है कि उसे सजा के रूप में प्रजनन आधार में सेवा करने के लिए भेजा गया था। गेरा और लीजा दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन फिर भी वे कुछ नहीं कहते। बाद में समुदाय के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले 4 बीज पालकों को शिक्षा केंद्र में लाया जाता है। वहाँ कई प्रस्तुतियों के साथ उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, जो प्रमाणित करते हैं कि महिलाएं श्रेष्ठ जाति हैं और पुरुषों पर हावी होना चाहिए। प्रस्तुतियाँ समाज के अन्य दौरे के दौरान लिसा और उसकी दादी आन्या वहाँ भी मौजूद हैं। दोनों दूर से गेरा को देखते हैं और उसकी बेहुदगी पर हंस पड़ते हैं। हालांकि अन्या, जो थोड़ी पुराने जमाने की है और नवीनतम नियमों को तुच्छ जानती है, उसे वह प्यारा लगता है। वह अपनी पोती को अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए भी कहती है। शाम को समूह के घर पहुंचने के बाद गेरा अपने साथी बीज रखवाले को इकट्ठा करता है और उन्हें समझाता है कि आज उन्होंने जो सीखा है उसके विपरीत कामों की इच्छाएं पूरी तरह से सामान्य हैं। यह लड़कों में से एक को इतना परेशान करता है कि वह लिसा का सामना करता है और उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले कि चीजें हाथ से निकल जाएं, गेरा हस्तक्षेप करता है और उस लड़के को दूर भेज देता है, इसलिए लिसा को दूसरी बार बचाती है। लेकिन उसे धन्यवाद देने के बजाय लिसा उसे भागने के लिए 30 मिनट का समय देती है, अन्यथा वह अधिकारियों को अपना कवर फूंक देगी। इस बीच झुगी झोपड़ियों में जूलियस की फैन फॉलोइंग थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई है। बैरन गुस्से में कि एक बाहरी व्यक्ति अपनी शक्ति को हड़पने की कोशिश कर रहा है, अपने कुछ आदमियों को जूलियस को खत्म करने का आदेश देता है। योजना के बाद समूह जूलियस के साथ कुछ आपूर्ति की सफाई के बहाने एक परित्यक्त डिपार्टमेंट स्टोर में जाता है। हैरानी की बात है कि जूलियस काम में बहुत अच्छा है और वह कुछ मूल्यवान खाद्य पदार्थों को निकालने का प्रबंधन करता है। समूह तब और प्रभावित होता है जब जूलियस अकेले ही गिलहरी नाम के एक दुश्मन समूह को विफल करने में सफल हो जाता है, जो मानते हैं कि शराब सभी बुराई की जड़ है। नतीजतन वे उसके जीवन को बख्शने और उसे वापस झुग्गियों में ले जाने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर यह पता चला है कि पार्षद महिला विवियन शांत नहीं है। आखिरकार वह
झुग्गी झोपड़ियों के नेता के साथ अंतरंग क्षण बिताती हुई दिखाई देती है। अगली सुबह विवियन बीज रखवाले के नए बैच की तस्वीरों की तुलना करता है और अंततः पता चलता है कि असली जूलियस गायब है। बैरन की कल रात मुठभेड़ के दौरान मिली जानकारी से उसे यह भी पता चलता है कि धोखेबाज एक रहनुमा है जो झुग्गियों से भाग गया है। बिना समय गंवाए वह अपने सहायक को पूरे कॉलोनी में एक आपातकालीन चेतावनी सुनाने का आदेश देती है। इस बीच डरा हुआ गेरा उस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अदृश्य बाधा से रोक दिया जाता है और कोई विकल्प नहीं होने के कारण वह चुपके से कॉलोनी के अंदर वापस आ जाता है। जैसे ही आपातकालीन अलार्म बंद होता है, वह लिसा को देखता है और उससे मदद की गुहार लगाता है। जैसा कि अपेक्षित था, लिसा उससे कोई लेना देना नहीं चाहती, लेकिन जब गेरा उसे उन उदाहरणों की याद दिलाता है जहां वह उसके बचाव में आया था, तो वह मान जाती है। जल्द ही पुलिस उस जगह को घेरना शुरू कर दे। भाग रहे होते हैं तो तानिया उन्हें एक्ट में देख लेती है। वापस झुग्गी झोपड़ियों में जबकि बैरन शराब पीने के लिए बार में आता है, वह जूलियस को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। वह गुस्से में अपने आदमियों से पूछता है कि उन्होंने उसे क्यों नहीं मार डाला, जिस पर उसका आदमी जवाब देता है कि जूलियस एक दयालु व्यक्ति है जिसने उनकी जान बचाई। जैसे जैसे गर्मागर्म टकराव बढ़ता है, जूलियस आगे बढ़ता है और लोकतंत्र की मांग करता है। उनका कहना है कि यहाँ के सभी निवासी समान अवसर के पात्र हैं और उनकी आवाज मायने रखती है। बार के अंदर के सभी लोग भी उसके लिए जप करना शुरू कर देते हैं और इसलिए कोई विकल्प नहीं होने के कारण बैरन एक दोस्ताना बैठक आयोजित करने का फैसला करता है। दोनों बाद में बैरन के निजी क्वार्टर में मिलते हैं और अपनी राय के बारे में बात करते हैं। जूलियस चाहता है कि सभी लोगों के पास स्वतंत्र इच्छा हो, जबकि बैरन हमेशा के लिए उन पर अत्याचार करना चाहता है। लेकिन अंत में दोनों अंततः एक चुनाव के लिए तैयार हो जाते हैं जिसका विजेता झुग्गी झोपड़ियों का नेता होगा। जूलियस के जाने के बाद एक चिंतित बैरन अपने दाहिने हाथ को अपने कमरे में बुलाता है और उसे चुनाव में भी खड़े होने का आदेश देता है। उनका मानना कि अगर 3 पुरुष प्रतिस्पर्धा करते हैं तो वोट विभाजित हो जाएंगे और जूलियस के जीतने की संभावना कम होगी। रात में मतदान समारोह शुरू हो जाता है और झुग्गी झोपड़ियों के सभी निवासियों ने एक एक करके अपना वोट डाला। जब परिणाम घोषित किए जाते हैं तो बैरन को केवल 1 वोट मिलता है, लेकिन सभी को आश्चर्य होता है। जूलियस के 16 की तुलना में बैरन का दाहिना हाथ 18 वोटों से चुनाव जीतता है। यह पता चला है कि अधिकांश लोग अभी भी बाद वाले पर भरोसा नहीं करते हैं, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वह एक बाहरी व्यक्ति है। कहीं और जाने के लिए लिसा गेरा को अपने घर ले आती है, जहां उसकी दादी आन्या उसे बचने में मदद करने के तरीके के बारे में सोचने की कोशिश करती है। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वह कोई योजना बना पाती, विवियन की सहायक निरीक्षण करने के लिए दरवाजे पर आती है। उसे अंदर जाने देने से पहले अन्या जल्दी से गेरा, लिसा और एक पालतू बिल्ली को कोठरी में बंद कर देती है। यहाँ यह पता चला है कि टू हिल्स में जानवरों को कैद में रखना या उन्हें पालतू जानवर के रूप में रखना अवैध है। जल्द ही विवियन का सहायक घर में प्रवेश करता है और भगोड़े अपराधियों की तलाश शुरू कर देता है। वह बताती है कि तानिया ने रहनुमा उर्फ को लिसा के साथ भागते हुए देखा था। फिर वह अन्या पर अपराधियों को छोड़ने के लिए दबाव डालती है, लेकिन अन्या दृढ़ रहती है और झूठ बोलती है कि उसने उन्हें नहीं देखा है। थोड़ी देर बाद सहायक जाने वाला है, लेकिन तभी बिल्ली कोठरी के अंदर को इसके बारे में बता पाती अन्या ने उसके सिर पर वार किया और उसे बाहर निकाल दिया। अब समय समाप्त होने के साथ अन्या एक मोटरसाइकिल निकालती है और गेरा को इसे लेने के लिए कहती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाला एक प्रक्षेप्य केवल अदृश्य बाधा को भेद सकता है। वह लिसा को उससे दूर भागने का भी आदेश देती है, क्योंकि वह भी कॉलोनी में एक वांछित अपराधी बन गई है। आदेश का पालन करते हुए दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े और गेरा ने मोटरसाइकिल को 80 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति प्रदान की। सौभाग्य से योजना काम करती है और दोनों अदृश्य बाधा को भेदने में सक्षम है। प्रभाव से मोटरसाइकिल बिखर जाती है और उनके कपड़े फट जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वे अपने साथ कुछ अतिरिक्त कपड़े भी लाए हैं। अब कहीं जाने के लिए लिसा को गेरा का अनुसरण करने के लिए मजबूर किया जाता है। रात में दोनों आग जलाते हैं और एक साथ सोते हैं। अगली सुबह गेरा एक गिलहरी को पकड़ता है और उसे नाश्ते के रूप में पकाता है, लेकिन दुख की बात है कि पूरी जिंदगी सब्जियां और झाड़ियां खाकर जीने वाली लिसा पके हुए जानवर को देखकर डर जाती है।
क्योंकि लिसा जोर से चिल्लाती है, आसपास के कुछ पुरुषों का ध्यान आकर्षित करती है। एपिसोड समाप्त।